नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका अपना अजय भार्गव फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को भाई ज्ञात है कि हम लगातार जो सीटी मेंस के अंदर न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए थे, 5 से 6 सब्जेक्ट थे, उन सभी सब्जेक्ट को हमने धीरे धीरे थ्योरेटिकल तरीके से कवर कर लिया। हम 14 से 15 क्लास एमसीक्यू की भी ले चुके हैं। तो तकरीबन मान के चलिएगा लगभग 40 क्लास हमारी हो चुकी है इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चाहे वो रूरल मार्केटिंग की हो, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की हो, चाहे वो हरियाणा इकोनॉमी की हो, और बहुत जल्द मैं आपको इंश्योरेंस भी करवाने वाला हूँ। तो भाई आज हम शुरुआत करेंगे, हमारी यूनिट नंबर 6 रहेगी ग्रामीण विपणन रणनीतियाँ, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार से रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। और इसके अतिरिक्त इसमें हम डिस्कस करेंगे भाई ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के बारे में, इनमें अंतर क्या होता है और इनकी जो रणनीतियां होती हैं उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा कि ग्रामीण विपणन रणनीतियां क्या होती, यानी कि रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, कॉपी पेन उठा लीजिएगा, ये हमारी यूनिट का नाम रहेगा। तो चलो भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, यानी कि ग्रामीण विपणन रणनीति क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया गया है। और देखो लिखा क्या गया है, ग्रामीण विपणन रणनीति किसी भी विपणन योजना का आधार होती है। यानी कि कोई भी मार्केटिंग प्लानिंग है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, यानी कि ये रणनीतियां होती हैं। एक ग्रामीण विपणन रणनीति में उन सभी कार्यों को शामिल किया जाता है जो ग्रामीण विपणन रणनीति को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी इसमें वो सभी प्रकार की रणनीतियों को शामिल किया जाएगा जो ग्रामीण विपणन को या इस रणनीति को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये क्या हो गया, मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, यानी कि ग्रामीण विपणन रणनीति का अर्थ। उसके बाद देखेंगे भाई इसकी परिभाषा क्या है। ग्रामीण विपणन रणनीति एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कंपनी अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए अपने सीमित संसाधनों से अच्छे अवसर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है तथा इसके आधार पर ग्रामीण बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभ को प्राप्त कर सकती है। यानी कि अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए कंपनियां क्या करती है भाई, शुरुआत से ही जो प्लानिंग करती है और उसके लिए जो रणनीतियां तैयार करती है भाई, ठीक है। तो उसी को क्या कहा गया, एक प्रकार से ग्रामीण विपणन रणनीति कहा गया। यानी देखें, जिसके द्वारा कंपनी अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए सीमित संसाधनों से, यानी जो उसके पास उपलब्ध है उन्हीं संसाधनों से, ठीक है, अच्छे अवसर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है तथा इसके आधार पर ग्रामीण बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभ को प्राप्त कर सकती है। यानी कोई भी कंपनियों अपना लाभ बढ़ाने के लिए, यानी अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए जो रणनीतियों का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ग्रामीण विपणन रणनीति कहा जाता है। यानी ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कहाँ होगी, ग्रामीण बाजारों के ऊपर होगी, क्योंकि ग्रामीण बाजारों के बारे में ही हम, या ग्रामीण लोगों के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया। इसके बाद देखिएगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लो साथ के साथ इसका। चलो भाई, इसके बाद देखते हैं मुख्यतः कौन कौन सी रणनीतियां होती हैं जो ग्रामीण विपणन के दौरान प्रयोग में आती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी, यानी कि विभक्तिकरण या फिर विभाजन रणनीति हम कह सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो ग्रामीण बाजार होते हैं इनको बाजार खंडों में विभाजित कर दिया जाता है और फिर उसके आधार पर विक्रय को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि अब मान लो कोई एक बाजार है, उसको बाजार खंडों में डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, विक्रय बाजार हमेशा या विक्रय हमेशा बढ़ेगा। उसके बाद देखिएगा कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, यानी प्रतिस्पर्धी रणनीति। तो इसमें क्या रहेगा भाई, इसमें सारे घटक वो रहेंगे जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि हमारी प्रतिस्पर्धा में जो चीजें हो रही हैं उसको ध्यान में रखकर रणनीतियां बनाई जाएंगी। प्रोडक्ट रणनीति, यानी किसी उत्पाद को बनाने के लिए जो जो रणनीतियों का प्रयोग होगा वो इसमें आएगा। मूल्य रणनीतियां, यानी प्राइस डिसाइड करने के लिए जो जो रणनीतियां बनाई जाएंगी वो इसके अंतर्गत आएगी। वितरण रणनीति, यानी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कोई भी विपणन करता है या कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसके वितरण को लेकर वो पहले से ही रणनीतियां बना लेती है और विक्रेताओं के साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित कर लेती है। उसके बाद देखिएगा प्रमोशन स्ट्रेटजी। अब आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रोडक्ट का
अगर अच्छे लेवल पर अगर उसका विक्रय करना है और लाभ अर्जित करना है किसी कंपनी को, तो आपने देखा ही होगा कि इसमें प्रमोशन स्ट्रेटेजी का बहुत अहम रोल होता है। यानी किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के द्वारा भी प्रमोशन किया जा सकता है जो पर्सनैलिटी यानी जिसकी लोगों में बहुत अच्छी क्या हो, एक प्रकार से पब्लिसिटी हो या फिर बड़ा नाम हो, या फिर ऐसे कोई भी माध्यम जैसे कि कोई कठपुतली दिखाकर, तमाशे दिखाकर, कोई वैन का प्रयोग करके, कोई वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम इसके अंदर बनेंगे भाई। उसके बाद में हायरिंग स्ट्रेटेजी इसमें आएगा भर्ती की रणनीति, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए कोई ना कोई तो कर्मचारी भी चाहिए, तो जिस प्रकार का कर्मचारी है उसको उसी प्रकार का कार्य देना ताकि प्रोडक्ट या कंपनी को लाभ हो। उसके बाद सोशल स्ट्रेटेजी, सामाजिक रणनीतियां रहेंगी, तो ये आपको पता ही सोशल में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है भाई। सरकारी गैर सरकारी संगठन जो होंगे उनके साथ मिलकर, सरकारी संगठनों के साथ मिलकर सोशल वर्क में इनको प्रमोट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। उसके बाद देखिएगा भाई, सबसे पहले हम रूरल मार्केट सिगमेंटेशन, यानी कि हम कह सकते पहली जो हमारी रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी, सिगमेंटेशन स्ट्रेटजी रहेगी, यानी कि बाजार विभक्तिकरण की रणनीति। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले फोकस ऑन सिलेक्टेड मार्केट्स, यानी जो सिलेक्टेड मार्केट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। फोकस ऑन सिलेक्टेड मेक्स, क्या बनाया जाता है उसके ऊपर है। फोकस ऑन सिलेक्टेड विलेज, जो बहुत बड़े बड़े विलेज हैं, छोटे छोटे विलेज हैं, तो उनको उसी आधार पर हम फोकस करते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, ग्रामीण विपणन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति ग्रामीण बाजार का उचित विभाजन है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहली व सबसे उचित रणनीति कौन सी है, तो ये वाली रणनीति रहेगी, यानी ग्रामीण बाजार का विभाजन। ग्रामीण बाजार विभाजन ग्रामीण विपणन रणनीति को लागू करने का प्रारंभिक चरण है, यानी कि पहला चरण ही क्या है, ग्रामीण बाजार विभाजन है। ठीक है भाई, तो ये क्या था, ये थी पहली रणनीति, कौन सी, बाजार ग्रामीण बाजार विभक्तिकरण रणनीति, यानी कि सिगमेंटेशन स्ट्रेटजी। तो इसके बारे में हमने जान लिया भाई। अब जो ये ग्रामीण बाजार विभाजन होता है, आप लोगों को पता है भाई, इन बाजारों का विभाजन हम या तो विशेषताओं के आधार पर करेंगे या फिर किसी पेशे के आधार पर करेंगे। तो देखिएगा भाई यहां पर, तो इसका क्या होगा, ग्रामीण पेशे के आधार पर होगा या फिर विशेषताओं के आधार पर होगा। ठीक है भाई, भूमि कितनी है, शिक्षित लोग कितने हैं, ये विशेषताएं हो जाएंगी। और ग्रामीण पेशे के आधार पर भाई किसान किस टाइप के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, क्या कृषि क्षेत्र से ज्यादा जुड़े हैं या कहीं बाहर से जुड़े, तो इस प्रकार से हम इस बाजार को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो ये बाजार विभक्तिकरण रणनीति के घटक हो जाएंगे। समझ गए भाई यहां तक? तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे विद्यार्थी। उसके बाद देखिएगा भाई, उसके बाद आप सभी लोगों को बता देता हूं भाई, हरियाणा करंट अफेयर की जो ये पुस्तक है, टाइमलाइन ऑफ हरियाणा, ठीक है भाई, ये दोनों किताबें मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं भाई, इसका तो लगभग देखो आप सारे जानते ही हो भाई। जब हरियाणा पुलिस का एग्जाम आया था तो इस किताब की फोटो स्टेट भी इतनी बिक गई थी हद से ज्यादा, क्योंकि ये किताब का स्टॉक आउट हो गया था भाई, और लगभग 15 दिन लग गए थे किताब को आने में। इस दौरान इतनी ज्यादा फोटो स्टेट बिकी थी इस क्लास की, हद से ज्यादा, क्योंकि इसके एक ही पेज से 7 क्वेश्चन आ गए थे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत बार हुआ है हमारी किताबों के साथ। तो ये किताब रहेगी, ये दोनों किताबें आपको मिलेगी भाई मात्र 140 रुपए में, आपको मार्केट में मिल जाएगी। मार्केट में ये पुस्तक पहुंचा दी गई है। इसमें रहेगा लगभग 1 साल का करंट अफेयर और इसमें रहेगा लगभग 7 से 8 महीने का करंट अफेयर। तो ये मान के चलिएगा भाई 1.8 या 1.9 वर्ष का जो करंट अफेयर है आपको मात्र 140 रुपए में मिल जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं भाई, हरियाणा में देखो कितना भी पुराना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, अब मनोहर ज्योति योजना पूछी गई थी अभी पीछे, वो देखा जाए तो कितनी पुरानी योजना है। तो ध्यान रखिएगा इस बातों का भाई, बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी पूछ सकता है, इसमें सारी चीजें रहेंगी। इसमें सारा लेटेस्ट डाटा रहेगा, आर्थिक सर्वेक्षण हो, बजट हो, मंत्रिमंडल हो, पदाधिकारी हो, कल्याणकारी योजनाएं हो, पुलिस से संबंधित डाटा हो। और अक्टूबर से लेकर ये लगभग रहेगी भाई 18 से 20 मई तक का करंट अफेयर इसमें रहेगा, और इसमें रहेगा पिछले 1 साल का। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो भाई, यानी इसमें आपको 2022-23 और का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट मिलेगा 23-24 का, इसमें आपको पुराना सारा मिल जाएगा भाई। तो इस प्रकार से किताबें आपको मिलेंगी। अगर आपको ऑनलाइन ये किताबें मंगवानी है तो आज मैं आपके लिए ऑफर निकाल रहा हूं, मात्र 100 रुपए में आप इन पुस्तकों को घर पर मंगवा सकते हैं।
और नंबर रहेगा हमारा 88,038 28,000। आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर पर अपना कंप्लीट एड्रेस भेज देना है और पेमेंट कर देनी है। आपके घर 4 से 5 दिन में बुक पहुंच जाएगी। तो ये रहेगा हमारा नंबर। टीजीटी एग्जाम में भी आपने देखा होगा, इस किताब की मैंने पिक शेयर की थी भाई। एक बात आप सभी लोग जानते ही हो, 10 मिनट के अंदर हम ये डाल देते हैं कि इस पेज से ये प्रश्न पूछा गया था। ये तभी संभव है जब हमने इसको अच्छे से लिखा है, अच्छे से समझा है। ठीक है भाई, तो ये किताब की विशेषताएं हैं। चलो भाई इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा भाई, कंपेटेटिव स्ट्रेटजी, यानी कि रूरल मार्केटिंग के अंदर हम देखेंगे कि भाई प्रतिस्पर्धी जो रणनीति होती है वो क्या होती है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हम 5 पॉइंट को देख रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट हम देख रहे हैं सप्लायर को। भाई ये चीजें तो आपको भी पता है, कोई भी चीज हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी बनाती है तो सबसे पहले डिसाइड करती है कि भाई उसकी जो आपूर्ति है और उसको उसकी आपूर्ति को पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो पहले से मौजूद हो, यानी कि आपूर्ति करता नहीं सप्लायर्स हो। ग्राहक शक्ति, भाई ग्राहक कितनी मात्रा में है, क्या चीजें, वो सारी कंपनी को एक रणनीति बनानी पड़ती है। तो इसमें रहेगा संभावित प्रवेशकर्ता, पोटेंशियल एंट्रेंट्स। तो इसमें भी आप लोगों को पता चलेगा कि भाई अब जब शुरुआती तौर पर जब आप सभी लोग आ रहे हो, नए लोग कितने आ रहे हैं, इसमें सारी चीजें हो जाएंगी। वैकल्पिक उत्पाद, यानी कि आपको ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी मेरे भाई कि मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, अब कोई आरओ वाला है। अब आरओ का तो क्या हो गया, आरओ तो सस्ते हैं, लग गए एक प्रकार से, लेकिन जो आरओ का स्पेयर पार्ट्स होगा वो बहुत महंगा होगा। तो यहां पर वैकल्पिक उत्पाद अवेलेबल तो होगा लेकिन बहुत महंगा होगा। तो ये क्या होती है, कंपनी की एक प्रकार से क्या होती, रणनीति होती है। ठीक है भाई, ऐसे ही प्रतियोगी में क्या देखेंगे, कंपटीशन के आधार पर कि पहले से जो चीजें जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच रही है उसके आधार पर ये पहले से ही रणनीति बनाते हैं कंपटीशन के तौर पर, चाहे इसमें मूल्य कम करना पड़े, चाहे उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ानी पड़े या कोई स्पेसिफिकेशन विशेषता बढ़ानी पड़े। तो इस प्रकार की चीजें इसमें आएंगी। उसके बाद देखें, ग्रामीण बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक विपणक माइकल पोर्टर के 5 बलों के मॉडल के वैचारिक ढांचे पर रणनीति विकास के लिए रणनीति की जांच। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो भाई ये जो माइकल पोर्टर हैं, इनके 5 बलों का एक मॉडल है और वो 5 बलों का मॉडल क्या है भाई, वो ये वाला है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, माइकल पोर्टर के 5 बलों का जो मॉडल है उसके वैचारिक ढांचे पर रणनीति कौन सी तैयार की जाती है। तो वो कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धी रणनीति तैयार की जाती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, किस प्रकार की रणनीति तैयार की जाती है माइकल पोर्टर के 5 बलों पर, प्रतिस्पर्धी रणनीति। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो समझ में आ गया भाई ये, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर सारी की सारी। और ये वाला जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो इसके बारे में भी हमने जान लिया। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सारे विद्यार्थी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट रहेगा हमारा, यानी कि ग्रामीण विपणन के लिए उत्पाद रणनीति। ग्रामीण विपणन के लिए उत्पाद रणनीति। तो देखिएगा भाई, ग्रामीण विपणन के लिए जो उत्पाद रणनीति है वो क्या रहने वाली है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई। तो फटाफट से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई छोटा पैकेज रणनीति, यानी ग्रामीण विपणन के लिए जो उत्पाद रणनीति रहेगी इसमें क्या लिखा हुआ है, छोटा पैकेज रणनीति। तो छोटा पैकेज रणनीति के हिसाब से हम समझेंगे यहाँ पर। अब छोटे पैकेट रणनीति से आप क्या समझते हैं, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं भाई, जो कम मूल्य पर पैकेजिंग में हमें क्या मिले, प्रोडक्ट मिले। अब मान लो कि 1 रुपए का शैम्पू हो गया, ठीक है, 5 रुपए की कोका कोला हो गई। तो पहले 2 रुपए वाली पेप्सी आती थी और फ्रूटी का छोटा पैकेट हो गया। तो यानी कि ये छोटा पैकेज रणनीति में आ जाएंगे। तो ये ग्रामीण विपणन के लिए उत्पाद रणनीति है भाई। मिश्रित पैकेज रणनीति, मिश्रित पैकेज रणनीति या फिर सामूहिक पैकेज रणनीति भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें क्या रहेगा भाई, जैसे कि आपने देखा होगा कॉम्बी पैक मिलते हैं, इसमें हम कहते हैं 2 बुक का कॉम्बो। अब ये ऑफर चला हुआ ना आप लोगों के लिए कि 3 बुक 400 रुपए में, तो वो कॉम्बी पैक ऑफर हम कह सकते हैं भाई। एक प्रकार से मिला जुला मिश्रित ऑफर है आप लोगों के लिए, तो ज्यादातर बच्चे उसको खरीद रहे हैं। ऐसा ही एक मिश्रित पैकेज ये रणनीति है, तो वो भी रणनीति है। हम जो किताब बेच रहे हैं वो 400 रुपए की 3, तो सेम वही चीज यहां पर यूज हो रही है। आपने देखा होगा कोलगेट के साथ टूथपेस्ट फ्री,
तो वो क्या है, वो मिश्रित पैकेज रणनीति है। उसके बाद देखेंगे कम मूल्य पैकेज रणनीति, यानी कि प्राइस को कम रखना है हमने, ठीक है। श्रेष्ठ उत्पाद रणनीति, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन बना होना चाहिए, ग्रामीण लोगों की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, इनको टिकाऊ चीजें पसंद है तो इस प्रकार का होना चाहिए। उत्पाद डिजाइन रणनीति, यानी उत्पाद का जो डिजाइन है वो टोटली ग्रामीण लोगों की सोच पर आधारित होना चाहिए, उन लोगों को पसंद आना चाहिए। तो ये ग्रामीण विपणन उत्पाद क्या हो गई, रणनीति हो गई भाई। तो ये हो गई हमारी ग्रामीण विपणन के लिए उत्पाद रणनीति। समझ में आ गया भाई। तो ये सारी की सारी है ग्रामीण विपणन के लिए उत्पाद रणनीति। इसके बाद हम देखते हैं भाई प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज फॉर रूरल मार्केट्स, यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं भाई जो ग्रामीण विपणन की मूल्य रणनीतियां, ग्रामीण विपणन की मूल्य रणनीतियां, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलेंगे, मूल्य रणनीतियां। भाई एक प्रकार से जो मूल्य का निर्धारण होना है उसके लिए कंपनियां बहुत बार सोचती है और उसी के बाद डिसीजन लेती है। तो इसमें हमें पहले क्या पढ़ना है, कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग। भाई हमें पता होना चाहिए कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है भाई, उसी के आधार पर हम मूल्य निर्धारित करेंगे। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, अब किसी वस्तु की कितनी वैल्यू है उसी के आधार पर उसका प्राइस डिसाइड होगा। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, अब मान लो कि अब मेरी किताब की डिमांड है भाई, अगर डिमांड होगी तो मैं मूल्य मेरे हिसाब से रखूंगा ना, तो वो एक रणनीति होती है। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, यानी कंपटीशन के आधार पर मैं मूल्यों को घटा बढ़ा सकता हूं। तो ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, ये चारों पार्ट आ जाएंगे भाई किसमें, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज फॉर रूरल मार्केट। ये एक फिर कह सकते हैं ग्रामीण विपणन की मूल्य रणनीतियां। हम यहां पे लिख सकते हैं ग्रामीण विपणन की मूल्य रणनीतियां, ग्रामीण विपणन की मूल्य रणनीतियां। तो देखिए इसमें कंपनियों को अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धी कीमत तय करनी चाहिए और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किए गए पैसे का अधिकतम मूल्य प्रदान करना चाहिए। तो ये सारे के सारे किसमें आ जाएगा भाई, ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हो जाएगी रूरल मार्केटिंग की। उसके बाद हम देखते हैं भाई ग्रामीण विपणन की वितरण रणनीतियां, यानी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहेगी। बड़े गांवों को लक्षित करना, अब कोई भी कंपनी हो भाई वो क्या करेगी, सबसे पहले जो बड़ी जनसंख्या वाले गांव होंगे उनको लक्षित कर लेगी, यानी पहले से उनके निगाह में होगा कि ये गांव बड़ा है और मुझे उसी हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना है, तो उससे बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। मंडियों, कस्बों तथा आपूर्ति बाजारों तक पहुंचना, अब कोई भी कंपनी हो अगर मंडी तक पहुंचेगी, फिर कस्बे शहर तक आपूर्ति बाजार जहां पर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उन बाजारों तक पहुंचेगी, तभी अपने प्रोडक्ट को जल्दी बेच पाएगी और लाभ कमा पाएगी। सुनिश्चित पहुंच तथा दृश्य, यानी कि उनकी जो पहुंच है वो सुनिश्चित होनी चाहिए और लोगों को नजर आनी चाहिए, इस प्रकार की हमें रणनीति का उपयोग करना है। उच्चतम मौसम समझ, अब ग्रामीण में क्या होता है भाई, ग्रामीण लोग पता है आपको कृषि पर आधारित होते हैं और कृषि मौसम के आधार पर होती है बहुत सारी जगह। तो वहां पर क्या होता, हमें मौसम के आधार पर ही लोगों में हम देखेंगे कि वो चीज़ों को खरीदेंगे, क्योंकि जब पैसा आएगा, जब कृषि अच्छी होगी तो वो क्या करेंगे, चीज़ों को खरीदेंगे। या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो मौसम के हिसाब से ही गाँव में ज़्यादा बिकती है, तो फिर वो किसकी समझ होना जरूरी है, उच्चतम मौसम की समझ। कंपनी का अपना वितरण नेटवर्क, खुद का वितरण नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि जो हायरिंग स्ट्रेटेजी थी ना कि लोग आपको क्या करने हैं, भर्ती करने हैं, और किस आधार पर, उसकी अक्षमता के आधार पर, तो उसको हम इसी प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं इसका खुद का वितरण नेटवर्क होना चाहिए कि ये अपना नेटवर्क किस प्रकार से स्थापित करते, पहले इनके दिमाग में होना चाहिए। वितरण के लिए सहयोग, यानी इनको पूरा सहयोग लेना है वितरण के लिए आसपास के लोगों से, गांव में तो गांव से, शहर में तो शहर में, बाजार में तो बाजार में। हाट बाजार, हाट बाजार क्या होते हैं भाई, एक प्रकार से 10-15 गांव जो होते हैं उनका एक मुख्य बाजार होता है, ठीक है भाई, जो बड़ा बाजार होता है जिसमें कृषि यंत्र वगैरह भी मिलते हैं, कोई उत्पाद बेच भी सकता है और खरीद के भी लेके आ सकता है, तो ये होते हैं हाट बाजार। विक्रय महिला नेटवर्क, अब महिलाओं के जो नेटवर्क है वो बहुत जरूरी है भाई, तुमको पता है गाँव के अंदर लेडीज सूट ज्यादा बिकते हैं, टिक्की बिंदी ये चीजें बिकती हैं भाई, तो इस प्रकार का नेटवर्क होना जरूरी है महिलाओं का। इंटरनेट, अब इंटरनेट के माध्यम से आप वितरण सुनिश्चित कर सकते हो, जैसे कि हम कर रहे हैं, हम आपको इंटरनेट के माध्यम से कि आपसे पेमेंट ले रहे हैं, आपको ऐड कर रहे हैं और किताब भेज रहे हैं।
वितरण माध्यम, तो वितरण माध्यम वो सारी चीजें हो गई। तो ये क्या है, ग्रामीण विपणन की वितरण रणनीतियां यानी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज है। तो देखो कौन कौन सी रणनीति हमारी हो चुकी है बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या कर लिया, हमने सिगमेंटेशन स्ट्रेटेजी को भी पढ़ लिया, हमने कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी को भी पढ़ लिया, हमने प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी को भी पढ़ लिया, हमने प्राइस स्ट्रेटेजी को भी पढ़ लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी को भी पढ़ लिया, यानी कि ये हमारी कवर हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमारी जो रणनीति रहेगी वो प्रमोशन रणनीति रहेगी, यानी कि संवर्धन रणनीति। तो अब देखते हैं ये प्रमोशन जो रणनीति होती है ये क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा भाई। अब ग्रामीण विपणन के अंदर भी क्या होता है भाई, प्रमोशन स्ट्रेटेजीज का प्रयोग किया जाता है, बल्कि कोई भी विपणन हो उसमें प्रमोशन स्ट्रेटेजीज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि संवर्धन रणनीतियों का। अब देखो इसमें क्या रहेंगे, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अब टेलीविजन व रेडियो, आपने देखा होगा प्रत्येक गांव के अंदर टेलीविजन और रेडियो पक्का मिलेंगे, और अगर वो मिलेंगे तो उसके माध्यम से उसके ऊपर जो भी टीवी के ऊपर ऐड आएगी तो वो लोगों को नजर आएगी, तो प्रमोशन हो गया। उसके बाद बाह्य माध्यम, दीवार पे पेंटिंग्स, आपने देखा होगा भाई गांव में दीवारों के ऊपर पेंटिंग लिखा होता है, जैसे कि दैया टेंट हाउस, ठीक है, इतने नंबर पे, या फिर कोई सफाई के लिए लिखा होता है। तो इस प्रकार से सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है भाई। होर्डिंग्स, होर्डिंग लगे होते हैं, जैसे कि कोई स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले लगाते हैं, सबसे बेहतर व सबसे अच्छा रिजल्ट, ठीक है, इतने बच्चों का सिलेक्शन, ये वाला स्कूल वो वाला स्कूल। तो इस प्रकार से पोस्टर लगाए हुए होते हैं भाई। मोबाइल वैन, अब मोबाइल वैन क्या करेगी भाई, मोबाइल वैन भी जाएगी, ये एक प्रकार से क्या करेगी, आपने देखा होगा जो कृषि के जो भी होते हैं ना, कृषि विभाग होता है, वो मोबाइल वैन ही भेजता है ज्यादातर लोगों को बताने के लिए। इसके अतिरिक्त जो स्कूटी आती है, या फिर बिक्की आती है, या फिर मोटरसाइकिल होते हैं, इनके लिए भी कई बार इनके भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार की चीजें हो जाएंगी। लोक प्रचार माध्यम, कठपुतलियों के माध्यम से, तमाशे, लोक रंगमंच यानी सांग वगैरह के माध्यम से सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण खेल करवाकर उनमें प्रमोशन हो जाए, स्कूल में, आंगनबाड़ी में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, बहुत सारे सोर्स हैं जहां पर हम ये काम कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा भाई, ये सारे आएंगे प्रमोशन स्ट्रेटेजीज में। समझ में आ गया भाई, तो ये आ गई प्रमोशन वाली चीजें। क्लियर हो गया सभी का यहां तक। चलो भाई, इसके बाद आप सभी को बता देता हूं भाई, ये हरियाणा जीके की 360 डिग्री पुस्तक है। इसका नाम ऐसे ही 360 डिग्री नहीं लिखा गया भाई, इसमें काम भी ऐसे ही है। आप इसको पढ़ोगे, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को जरूर पढ़िएगा भाई, ठीक है, आपका ज्ञान जरूर बढ़ेगा, कुछ अच्छा कुछ अलग पढ़ने को मिलेगा। तो हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री ये पुस्तक है, आपको मार्केट में मात्र 300 रुपये की आपको मिल जाएगी, लगभग 320 या 330 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाती है, ठीक है। आप किसी भी बुक शॉप से ले सकते हो पूरे हरियाणा के अंदर भाई, ठीक है। आप खासकर लाइब्रेरी वगैरह में भी देखते ही होंगे, पुस्तक लगभग मिल जाएगी। उसके बाद हमने क्या निकाला हुआ है, एक ऑफर भाई। ऑफर में क्या निकाला भाई, ऑफर में हमने दिया है कि भाई जो 4 बुकें हैं, यानी कि 2 करंट अफेयर की और एक ये हरियाणा जीके की, ये 3 बुकें आपको मात्र 400 रुपये में मिलेगी भाई। करना कुछ नहीं है, ये नंबर रहेगा 88,038 28,000, पेमेंट कीजिएगा, अपना एड्रेस भेजिएगा, 4 से 5 दिन में आपकी पुस्तक आपके पास, ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त हमने एक पीडीएफ पेड बैच स्टार्ट किया हुआ है, पीडीएफ पेड बैच, ठीक है भाई। और इस पीडीएफ पेड बैच में हम यूनिट वाइज जो नए सिलेबस हैं उसका सारा का सारा कंप्लीट यूनिट वाइज पीडीएफ दे रही हैं, वीडियो हमने यहाँ पर करवा दी है। सीटी मेंस का बैच शुरू हो चुका है, ग्रुप डी का बैच शुरू हो चुका है एग्जाम बोर्ड पर, आप वहाँ से बैच ले सकते हैं, ठीक है। हरियाणा जीके का स्पेशल बैच अवेलेबल है मेरा, या फिर आपको मैथ्स का लेना, सारे बैच आपको मिल जाएंगे एग्जाम बोर्ड पर। तो ये था पुस्तक के बारे में। अब इससे आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण उत्पाद के बारे में। वैसे आप लोगों को बता दूं, प्रोडक्ट के बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बात वही है, यहाँ पर ग्रामीण वर्ड ऐड हुआ, तो यानी वो प्रोडक्ट जो गाँव में ज़्यादातर लोग प्रयोग अपनी गतिविधियों में प्रयोग करते हैं वो ग्रामीण प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हम मुख्यतः 4 प्रकार की बातें पढ़ते हैं। एक है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स यानी कि टिकाऊ उत्पाद, एक है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स यानी कि गैर टिकाऊ, एक है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी कि कृषि उत्पाद, और एक सेवाओं के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है भाई। तो इनके बारे में हम मुख्यतः पढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि ये टिकाऊ उत्पाद क्या होते हैं, गैर टिकाऊ उत्पाद क्या होते हैं, कृषि उत्पाद क्या होते हैं।
चीज़ें समझ आ रही है ना भाई? मेरा पूरा प्रयास है आपको बहुत अच्छे से और बहुत सरल तरीके से समझाने का। बाकी थोड़ा दिमाग आप भी लगा लीजिएगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं भाई टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद क्या होते हैं, यानी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ये आपकी जो ग्रुप 56-57 में आप देखोगे रूरल मार्केटिंग में स्पेशली एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, तो वही मैं करवा रहा हूँ। वह उत्पाद जिनको एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे टेलीविजन, फ्रिज, मोटरसाइकिल, उनको कहा जाता है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स यानी कि टिकाऊ उत्पाद। अब आप मान के चलिएगा आपके घर में टेलीविजन है, पुराने टेलीविजन है, वो खराब नहीं हुआ तो हम उसको दोबारा बेच पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम लगभग देखते हैं कि एक टेलीविजन 10 साल चल रहा है, एक फ्रिज 10 साल निकाल रहा है, कोई 5 साल निकाल रहा है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये क्या है, ये टिकाऊ प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें टेलीविजन हो गया, फ्रिज हो गया, मोटरसाइकिल को 10-10 साल हो जाते हैं, 15-15 साल हो जाते हैं और हम उनको दोबारा भी बेच सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट आते हैं ये टिकाऊ प्रोडक्ट्स होते हैं, टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। अब कृषि उत्पाद क्या होते हैं? कृषि गतिविधियों में प्रयोग किए जाने वाले उत्पाद को कृषि उत्पाद कहते हैं। इनको हमने 3 प्रकार से विभाजित कर लिया। जो फर्स्ट हमारा रहेगा कृषि उपज के आधार पर, जैसे सब्जियां, फल व खाद्यान्न। फिर रहेगा कृषि आदान के आधार पर बीज व उर्वरक, और फिर कृषि यंत्र के आधार पर ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये चीजें हो गई भाई। तो ये क्या हो जाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद गैर टिकाऊ उत्पाद, वे उत्पाद जो एक अथवा कुछ बार प्रयोग होने से समाप्त हो जाते हैं, जैसे चाय पत्ती, मक्खन। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं ये कुछ ही समय चलते हैं और उसके बाद में समाप्त हो जाते हैं। तो ये कैसे प्रोडक्ट होते हैं, नॉन ड्यूरेबल यानी कि गैर टिकाऊ उत्पाद, इसको कहा जाता है गैर टिकाऊ उत्पाद। तो चीजें क्लियर भाई, ग्रामीण उत्पाद के बारे में पढ़ा, फिर हमने टिकाऊ उत्पाद पढ़ा, फिर हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पढ़ा यानी कृषि उत्पाद, फिर हमने गैर टिकाऊ यानी नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट पढ़ा और विद एग्जांपल पढ़ा। तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने है। फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद आगे देखते हैं भाई। इसके बाद हम देखेंगे टिकाऊ और गैर टिकाऊ यानी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले टिकाऊ के बारे में देखते हैं। इन्हें कठोर वस्तुएं भी कहा जा सकता है। अब कठोर वस्तुएं क्यों कह सकते हैं, फ्रिज, टेलीविजन, कोई भी चीज हो भाई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दोबारा रीयूज में हो सकती, दोबारा प्रयोग में लाई जा सकती है, बेची जा सकती हैं, तो इसलिए इनको कठोर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये औसतन 3 वर्ष तक चलते हैं। मतलब ये एक प्रकार की अवधारणा सी है भाई, ये 100% सही नहीं होता। ये 3 वर्ष तक तो मिनिमम चलते ही चलते। मान लो टेलीविजन है, फ्रिज है, कूलर है और आपका मोटरसाइकिल है, लेकिन इनको दोबारा से बेचा जा सकता है। यही चीजें यहां पर डिफरेंस क्रिएट करती। इनको देखो, गैर टिकाऊ को क्या कहते हैं, सॉफ्ट गुड्स। इनको कहा जाता है कठोर यानी कि हार्ड गुड्स यानी कि कठोर वस्तुएं या उत्पाद। इनको कहा जाता है गैर टिकाऊ को सॉफ्ट गुड्स। ये 3 साल से कम, सप्ताह या 1 दिन से कम चलते हैं भाई, ठीक है। इनको दोबारा से बेचा नहीं जा सकता। तो ये क्या हो गए, इनके बीच अंतर हो गए। यानी पहला अंतर तो क्या होगा भाई, पहला हो गया कठोर वस्तुएं कहते हैं टिकाऊ यानी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को, और गैर टिकाऊ को क्या कहते हैं, सॉफ्ट गुड्स। ये औसतन 3 वर्ष तक चलते हैं जो टिकाऊ प्रोडक्ट होते हैं, और गैर टिकाऊ 3 साल से कम या 1 सप्ताह या 1 सप्ताह से भी कम, ठीक है भाई। जो टिकाऊ प्रोडक्ट्स होते हैं इनको दोबारा बेचा जा सकता है, गैर टिकाऊ को नहीं बेचा जा सकता। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। इसके बाद देखते हैं, टिकाऊ वस्तुओं का उपयोग केवल एक बार के उपयोग तक ही सीमित है। गैर टिकाऊ वस्तुओं का केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है और वो पहले उपयोग के बाद कार्य करने की अक्षमता खो देते हैं। यहां पर देखो, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी उपयोग सीमित नहीं है। यहां पर क्या भाई, एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां सिर्फ एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरणों में कार, फर्नीचर, लैपटॉप, सोफा, गहने शामिल हैं, और यहां पर डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ आदि शामिल हैं, जो कुछ समय के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे, उसके बाद खराब हो जाएंगे या दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। तो ये सारे के सारे डिफरेंस थे ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के बीच में। स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी इसका। उसके बाद देखिएगा भाई, जो टिकाऊ उत्पादों के लिए उत्पाद रणनीति क्या होती है, बहुत जरूरी है भाई। यानी कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए उत्पाद प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ठीक है भाई। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले रहेगी मजबूत उत्पाद।
अब आप सभी को पता है भाई, अब कोई भी टिकाऊ उत्पाद होगा, उस टिकाऊ उत्पाद के लिए सबसे जरूरी क्या है? मजबूती भाई। मजबूत होगा तभी टिकेगा भाई, तो मजबूत उत्पाद होना चाहिए। संशोधित उत्पाद यानी उस पर समय समय में संशोधन होना चाहिए। अगर मान लो कोई चीज में कमी आ गई, ठीक है भाई, अब मान लो टाटा नैनो, ये नैनो निकाली थी, अब नैनो लोगों को पसंद नहीं आई तो उसका अपडेट आना चाहिए ना। तो वही चीज कह रहा हूं मैं, टिकाऊ यानी कि संशोधित उत्पाद भाई, ठीक है। इसमें उत्पाद में हमें फटाफट से चेंज करना चाहिए। नए उत्पाद डिजाइन, अब गाड़ियों के डिजाइन देख लो, थोड़े थोड़े डिजाइन चेंज होते रहते हैं लोगों की जरूरतों के हिसाब से। उपयोगिता उन्मुख उत्पाद, लोगों की उपयोगिता के आधार पर ये उत्पाद बनाने चाहिए। ब्रांडिंग भाई, इनमें ब्रांडिंग यानी कि लोगों पर जो भी होता है सारी चीज़ें इनमें होनी चाहिए। ब्रांड तो एक बड़ा नाम, आपको पता ही है, ब्रांड का नाम हमेशा साथ में होना चाहिए, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। तो ये किसकी रणनीतियां हैं? ये टिकाऊ उत्पाद की क्या है? उत्पाद रणनीतियां हैं, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज हैं। उसके बाद देखिएगा टिकाऊ उत्पादों की मूल्य रणनीतियां, यानी कि इनके मूल्य किस प्रकार से देखे जाएंगे। उत्पाद समूह मूल्य रणनीति, प्रवेशक मूल्य रणनीति, विशेषताएं प्रकट करो मूल्य नहीं, मुफ्त आहार रणनीति। सबसे पहला उत्पाद समूह मूल्य रणनीति, यानी कि जो टिकाऊ उत्पाद है भाई वो समूह में होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी एक के साथ एक और कंबाइन, वो उस प्रकार का वही मिश्रित पैकेजिंग वाला काम यहां पर हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद में प्रवेशक मूल्य रणनीति, जब भी कोई उत्पाद नया आएगा, नया प्रवेश करेगा तो हमेशा उसका मूल्य कम देखने को मिलेगा, तो ये आ जाएगा इसमें। विशेषताएं प्रकट करो मूल्य नहीं, यानी कि हमें स्पेसिफिकेशन को जाहिर करना है लेकिन मूल्य सही से नहीं दिखाना, सस्पेंस रखना है। मुफ्त आहार रणनीति, यानी उपहार मिलेगा ये शायद भाई, कोई ना कोई मुफ्त यानी गिफ्ट वगैरह हमें साथ में इनके देना, तो ये क्या हो जाएगा? मूल्य रणनीतियां हो जाएंगी किसकी? ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहां तक? सारी चीजें क्लियर? फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं भाई। आगे देखिएगा टिकाऊ उत्पाद यानी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहने वाली है। वही चीजें सेम एज इट इज, बड़े गांव तक पहुंच, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, कंपनी की वितरण प्रणाली और इंटरनेट। जो हमने ग्रामीण उत्पाद में वितरण डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज को पढ़ा था रूरल मार्केटिंग के अंदर, वही सेम एज इट इज यहां पर इंप्लीमेंट की जाएगी टिकाऊ उत्पादों के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये सारी की सारी हो जाएगी टिकाऊ उत्पादों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज, यानी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज हो जाएगी। समझ गए भाई यहां तक? इससे आगे पढ़ते हैं भाई। इससे आगे देखेंगे टिकाऊ उत्पादों के लिए प्रमोशन रणनीतियां। अब प्रमोशन किस आधार पर होगा? सेम वही चीजें जो हमने रूरल मार्केटिंग में क्या पढ़ा था, रूरल मार्केटिंग के अंदर प्रमोशन स्ट्रेटेजीज को पढ़ा था, सेम वही रहेगा यहां पर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की किसमें भाई? प्रमोशन स्ट्रेटेजीज में। सेम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम प्रमोशन करेंगे, बाह्य माध्यम से, लोक प्रचार माध्यम से, विशेष कार्यक्रम माध्यम से, सेम एज इट इज सारी चीजें हैं, तो इससे हम प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई गैर टिकाऊ यानी नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो प्रोडक्ट रणनीतियां क्या रहेंगी, उसकी उत्पाद रणनीतियां क्या रहेंगी। देखो, छोटे पैकेज यानी कि पैकेजिंग, वही बात जैसे कि शैम्पू की पुड़िया भाई 1 रुपए की आती है, तो वो वाला एग्जाम्पल। मिश्रित और सामूहिक पैकेज, टूथब्रश यानी कि कोलगेट के साथ टूथब्रश फ्री। कम मूल्य पैकेज, कम रेट के होने चाहिए भाई, कोई भी चीज हो। प्रीमियम उत्पाद, उत्पाद ऐसा लगना चाहिए कि प्रीमियम है। नया उत्पाद डिजाइन, हमेशा नया लगना चाहिए, नई नई चीजें आती है, 2 रुपए वाली पेप्सी, 3 रुपए वाली कोका कोला। बच्चों के लिए ये इंटरटेनमेंट का भी संसाधन बन जाता है एक प्रकार से। ब्रांडिंग होनी चाहिए इनकी अच्छी प्रकार से। उपयोगिता उन्मुख उत्पाद, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? ये गैर टिकाऊ उत्पादों की उत्पाद रणनीति में आ जाएगी। उसके बाद देखिएगा गैर टिकाऊ उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण, मूल्य रणनीति। तो सबसे पहले यहां पर इन्होंने दे रखा है सिक्का मूल्य निर्धारण। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, यहां पे क्या किया गया है, एक प्रकार से आपको घुमाने का प्रयास किया गया। घुमाने का यानी आप देखते ही डर जाओ, ऐसा प्रयास किया गया। अब सिक्का मूल्य निर्धारण का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं ग्रामीण मार्केटिंग यानी रूरल मार्केटिंग के हिसाब से, तो हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है जिसका रेट सिक्कों में हो, 1 रुपए में, 2 रुपए में, 5 रुपए में, वो है सिक्का मूल्य निर्धारण। उत्पाद बंडल मूल्य निर्धारण, अब वो आ गया सामूहिक वाला।
निम्न स्तर मूल्य उदाहरण कम रेट का होना चाहिए, कम लागत पैकेजिंग, एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं देना, पैकेजिंग हो उस पर एक्स्ट्रा खर्चा ना देना पड़े, वही कम रेट वाला। पुनः प्रयोग पैकेज ऐसा होना चाहिए जो टिकाऊ हो, तकड़ा हो, सॉलिड हो, ताकि ग्रामीण लोग उसका दोबारा प्रयोग कर सके। मूल्य स्पष्ट न करो, ना कीमत, कुछ भी कौन करना, कीमत भी नहीं करनी, मूल्य भी, यानी कि एक ही बात होगी, मूल्य स्पष्ट करना न कि कीमत। ठीक है भाई। वैकल्पिक उत्पाद, ठीक है भाई, ऐसा कोई वैकल्पिक उत्पाद ना हो जिससे कि आपका प्रोडक्ट बहुत जल्द क्या हो जाए, वही वाला भाई मैंने आपको बताया था ना, पानी का जो आरओ लगाते हैं वो लगा देंगे आपको, वो ठीक ठाक रेट में लग जाएगा, लेकिन उसका स्पेयर पार्ट इतना महंगा है आपको दोबारा नया ही लगवाना पड़ेगा, आप उसको नहीं लोगे। प्रवेशक मूल्य निर्धारण जब शुरुआत करेगा तो प्राइस हमेशा कम रहेगा। तो ये सारी की सारी इसकी रणनीति है। उसके बाद देखते हैं गैर टिकाऊ उत्पादों के लिए वितरण रणनीतियां। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज यहाँ पर क्या रहने वाली है, वही सेम एज इट इज रहेगी। बड़ी जनसंख्या वाले गांव तक पहुंच, सुनिश्चित पहुंच, थोक विक्रय, ग्रामीण फुटकर दुकानें, वैन हो जाएंगी जिसको चलती फिरती दुकान कहते हैं, चलते फिरते विक्रेता हो जाएंगे, जैसे कोई रेडी वाला आ गया या कोई और आ गया। हाट बाजार हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था 10-15 गाँव का एक बड़ा बाजार होता है। तो भाई ये थी हमारी यूनिट नंबर 6। अब एक छोटी ही यूनिट बच गई रूरल मार्केटिंग के अंदर, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अब मेरा पूरा ध्यान रहेगा किसके ऊपर, हरियाणा इकोनॉमी के ऊपर। हरियाणा इकोनॉमी में फर्स्ट में मैं करवा चुका हूं आपको सकल घरेलू उत्पाद, जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिड के बारे में, तो ये दोनों हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में मैंने आपको हैफेड करवाया। अब मैं आपको इससे अगला जो करवाऊंगा वो मैं आपको करवाऊंगा हरियाणा का 2023-24 का बजट। उसके बाद जो मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद मैं एग्रीकल्चर के बारे में करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एचएफसी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में करवाऊंगा। फिर मैं आपको एसएमई के बारे में, एमएसएमई के बारे में करवाऊंगा, जो छोटे उद्योग होते हैं। और फिर हमारी हरियाणा इकोनॉमी खत्म, उसके बाद मैं इंश्योरेंस करवाऊंगा, और हो सकता है बीच में मैं आपको फर्स्ट एड भी करवा दूं। तो भाई ये थी हमारी क्लास। आपको कैसी लगी, पिछली क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हौसला बढ़ाइएगा, और साथ के साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं, विदा लेते हैं। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर।